Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss redemption of preference shares, corporate account chapter 2 part 1. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। मीनिंग ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट। और रीपेमेंट किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की। अब देखो, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कंपनी है ABC लिमिटेड और दूसरी साइड क्या है? शेयर होल्डर्स। इशू ऑफ शेयर्स में क्या हुआ था कि जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे शेयर होल्डर्स को, एंड उनके बदले में शेयर होल्डर ने क्या किया था? मनी पे किया था, राइट। और ये जो शेयर होल्डर थे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी थे एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी थे। सो अब सेकेंड चैप्टर में हमने क्या करना है? रिडम्पशन करनी है। किनकी? प्रेफरेंस की, प्रेफरेंस शेयर्स की। सो हम यहाँ पे इक्विटी को कंसिडर नहीं करेंगे। सो रिडम्पशन में क्या है? इसका रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो कंपनी है वो मनी पे करेगी शेयर होल्डर को, और जो शेयर होल्डर है वो क्या करेगा? शेयर्स को वापस कर देगा। मतलब जो शेयर कंपनी ने शेयर होल्डर को इशू कर रखे थे, अब वो किसके हो जाएंगे? फिर से कंपनी के हो जाएंगे। सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स रिटर्न ऑफ शेयर मनी टू द शेयर होल्डर। अब जो प्रेफरेंस शेयर है आपको अच्छे से याद होगा, तो हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर किए थे, लाइक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड ई रिडीमेबल। तो हम यहाँ पे जो रिडीमेबल टाइप था एंड ई रिडीमेबल टाइप था, एक बार थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। रिडीमेबल में तो क्या था कि जो कंपनी है अपनी लाइफ टाइम के दौरान ही क्या करेगी? शेयर मनी को रिटर्न कर देगी शेयर होल्डर को, राइट। जो भी ड्यूरेशन उनमें डिसाइडेड हुए अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जो टर्म्स एंड कंडीशन थी इशू की, उसी के अकॉर्डिंग अपने लाइफ टाइम में ही क्या कर देगी कंपनी? उन शेयर होल्डर्स को शेयर मनी रिटर्न कर देगी, रिडम्पशन हो जाएगा। ई रिडीमेबल में क्या होता है कि कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पर ही जो शेयर मनी है वो रिटर्न करेगी। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर कंपनी को मान लो कि चलते हुए 20 ईयर से ऊपर हो चुका है और अभी तक वाइंडिंग अप नहीं हुआ, सो कंपनी के लिए यहाँ पे कंपल्सरी हो जाएगा कि जैसे ही कंपनी को 20 ईयर्स हो जाते हैं, मतलब जो शेयर इशू किए हुए 20 ईयर्स की एक्सपायरी के बाद जो कंपनी को कंपल्सरी है कि वो शेयर मनी रिटर्न करना पड़ेगा। अगर 20 ईयर से पहले कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाएगा तो कंपनी अपने वाइंडिंग अप पर ही शेयर मनी को रिटर्न करेगी। अगर 20 ईयर्स तक भी कंपनी का जो वाइंडिंग अप नहीं हुआ है तो 20 ईयर्स के एक्सपायरी के बाद कंपनी के लिए कंपल्सरी है कि वो शेयर मनी रिटर्न कर दे। एंड जो रिडम्पशन होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है, उन्हीं को फुलफिल करना पड़ेगा। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो अगर अथोराइज करता है कंपनी को रिडम्पशन के लिए, तो ही जो कंपनी है वो रिडम्पशन करेगी। कंपनीज एक्ट में भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जो फुलफिल करनी होगी एक कंपनी को रिडम्पशन करने के लिए, तभी जो रिडम्पशन है वो वैलिड होगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फुल्ली पेड अप। सो कोई भी प्रेफरेंस शेयर है जिसकी अभी तक फुल पेमेंट कंपनी को रिसीव नहीं हुई, यानी कि वो पार्टली पेड हैं, सो कंपनी यहाँ पर पार्टली पेड अप शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कि कंपनी ने 10 रुपीज़ का जो शेयर है वो इशू करा था और अभी तक शेयर होल्डर ने सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे करे हैं, तो ये पार्टली पेड अप होगा कि 5 रुपीज़ अभी तक कंपनी को रिसीव नहीं हुए। सो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी? पहले जो 5 रुपीज़ हैं उनको कॉल्ड अप करेगी। जब वो फुल्ली पेड अप हो जाएंगे उसके बाद ही जो रिडम्पशन है वो कर सकती है। सो एक कंपनी को पार्टली पेड शेयर्स को रिडीम करने के लिए परमिशन नहीं है। कंपल्सरी है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। उनका जो फुल अमाउंट है वो कंपनी ने रिसीव करना होगा पहले। सेकंड कंडीशन क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट और न्यू इशू। अब ये तो पता चल गया कि कंपनी जो फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हीं को रिडीम करेगी,
राइट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपनी के पास जो मनी है वो कहाँ से आएगा, ऐसे कौन से सोर्सेज है जिनका यूज़ करके जो कंपनी है वो शेयर होल्डर को शेयर मनी रिटर्न कर देगी। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं, कंपनी के पास है प्रॉफिट्स का बैलेंस, तो उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है। अब ये जो प्रॉफिट है, चाहे कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्यों ना रखा हुआ हो, उस प्रॉफिट को भी रिडम्पशन के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। सेकंड है न्यू इशू। अब ये न्यू इशू क्या होगा कि जो कंपनी है वो शेयर्स का फ्रेश इशू करेगी, कि अलग से कंपनी ने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए जो पहले मनी अरेंज करा, कहाँ से, इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, उनको इशू कर दिया, फिर वहाँ से जो मनी आया उसके क्या कर दिया, फिर शेयर्स को रिडीम कर दिया, उस मनी का यूज करके प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन कर दी। और चाहे तो कंपनी इन दोनों ऑप्शन को साथ में भी यूज़ कर सकती है, कि कुछ अमाउंट वो प्रॉफिट्स में से ले ले एंड जो कुछ अमाउंट होगा वो जो फ्रेश इशू करके वहाँ से अरेंज कर सकती है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो जब कंपनी शेयर्स को रिडीम कर रही है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, चाहे वो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल क्यों ना हो, राइट। सो जो भी नॉमिनल अमाउंट होगा ना शेयर्स का, रिडीम शेयर्स का, वो उसको ट्रांसफ़र करना होगा CRR अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, कि वो जो फ्री रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स है या प्रॉफिट है, सरप्लस है, तो वहाँ से अमाउंट निकाल के उसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल देगी जिसका नेम है CRR अकाउंट। अब ऐसा क्यों करती है, ताकि जो ये अमाउंट CRR में डाल दिया इसका किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइजेशन ना हो, किसी और पर्पज़ के लिए, जैसे कि डिबेंचर्स को रिडीम करना है, डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, इन पर्पज़ के लिए जो कंपनी है वो CRR का अमाउंट है वो यूज़ नहीं कर सकती। सो यहाँ पे अगर कंपनी अगर बाई चांस CRR में अमाउंट डालने के बाद अगर रिडम्पशन नहीं करती, तो इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन हो सकता है बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। Redemption of preference shares by a company shall not be taken as reducing the amount of its authorized share capital। अगर कंपनी ने शेयर्स को रिडीम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कम हो गई, वो जैसे पहले थी अभी भी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल कि कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल है वो 2 करोड़ है, कंपनी ने 2 करोड़ से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था, और कंपनी ने क्या करा, अभी जो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीम कर दिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 10 लाख से कम होगी, वो अभी भी 2 करोड़ ही है। जो शेयर्स कंपनी ने रिडीम किए हैं वो इन फ्यूचर कंपनी के पास पावर है कि उनको फिर से इशू कर सकती है। सो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रिडम्पशन का। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि अगर कंपनी ने शेयर्स को रिडीम करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन के लिए क्या करा, फ्रेश शेयर्स को इशू कर दिया, चाहे वो इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो ये भी नहीं माना जाएगा कि कंपनी की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई। अगर जो कंपनी है वो शेयर्स को रिडीम करती है प्रीमियम पर, तो यहाँ पे डिज़ायरेबल है कि जो प्रीमियम रिडम्पशन का जो प्रीमियम है उसका जो अमाउंट होगा सबसे पहले कहाँ से लेना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। अगर वहाँ से पूरा नहीं होता, अगर कोई बैलेंस बच गया, फिर जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स होंगे, सरप्लस होंगे, उनका यूज़ किया जाएगा रिडम्पशन के प्रीमियम को पूरा करने के लिए। लेकिन हमारी जो मेन प्रायोरिटी रहेगी वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट रहेगा। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के बाद जो कंपनी को क्या करना होगा, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार को बतानी होगी 30 डेज़ के अंदर अंदर, कि जैसे ही कंपनी ने शेयर्स को रिडीम करा उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन दे देगी उसको, रजिस्ट्रार को, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसको बता देगी कि हमने शेयर्स को रिडीम कर दिया। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको हम रिडीम नहीं कर सकते डिबेंचर्स को इशू करके। कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके जो अमाउंट होगा उसको यूटिलाइज कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, बट वो डिबेंचर्स को इशू करके जो अमाउंट आएगा उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए।
द इंटेंशन ऑफ सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 के अंडर एक कंपनी पर रिडम्पशन को लेके जो भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं उनको इम्पोज करने की इंटेंशन क्या है, मेन पर्पस क्या है कि ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं। सो यहाँ पे जो इन रेस्ट्रिक्शंस को लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स थर्ड पार्टीज, इसमें डिवेंचर्स वगैरह या फिर वो पर्सन आ जाएंगे जिनसे कंपनी ने बोरो कर रखा था, लोन वगैरह ले रखा था, वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे। अब एक जो कंपनी है अगर वो शेयर होल्डर का शेयर मनी रिटर्न कर देगी तो क्रेडिटर्स को क्या होगा, इनसिक्योर फील होगा। उनको लगेगा कि सारा जो मनी है वो तो इन्होंने शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया, अब हमारे लिए क्या बचा, क्या ये हमारा जो मनी है चाहे वो इंटरेस्ट का मनी हो या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट हो, क्या वो उसको टाइम पे कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सो कंपनी यहाँ पे क्या करती है कि जो भी शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स हैं कि शेयर होल्डर का शेयर मनी रिटर्न करने के बाद भी इनको इनसिक्योर फील ना हो, ये सिक्योर फील करे कि इनका जो पैसा है वो सेफ है। सो कंपनी इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, कंपनी को दो सोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं जिनका यूज़ करके रिडम्पशन किया जाता है। एक तो है आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा क्या है, न्यू इशू। अगर कंपनी क्या करती है, न्यू इशू यानी कि फ्रेश इशू करती है शेयर्स को, उसके बाद जो मनी आता है उसमें से रिडम्पशन करती है प्रेफरेंस शेयर्स की। सो न्यू इशू करने से क्या होता है यहाँ पे कि जो इसके लिए अगर फ्रेश इशू करने से पहले कंपनी क्या करती है, असेट्स की फॉर्म में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है क्रेडिटर्स को ताकि उनको इनसिक्योर फील ना हो, राइट। अगर ऐसा होता कि कंपनी किसी और से बोरो करके फ्रेश इशू ना करके किसी पर्सन से बोरो करे देन उसको क्या करे, वो रिडम्पशन कर दे। सो इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट है क्रेडिटर्स का वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। कैसे, अगर जब बोरोइंग करेगी तो वहाँ से असेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, साथ में जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो किसी और से उसने बोरो करा तो यहाँ पे क्या हुआ कि और क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए कंपनी के, और जो शेयर कैपिटल है वो तो रिटर्न हो गई, तो क्या हुआ, और लाइबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से जो शेयर होल्डर्स है उनको और ज़्यादा डर लगेगा, वो और ज़्यादा इनसिक्योर फील करेंगे। इसलिए जो कंपनी है क्या करती है, वो फ्रेश शेयर्स को इशू करती है और उसी में से रिडम्पशन करती है। इससे जो शेयर और क्या करेगी, फ्रेश शेयर्स को इशू करने से पहले, मतलब फ्रेश इशू कर दिए बट रिडम्पशन से पहले असेट्स की फॉर्म में क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। सेकंड क्या है कि अगर कंपनी रिडम्पशन कर रही है डिविजिबल प्रॉफिट्स में से, चाहे वो प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्यों ना हो, उसमें से वो रिडम्पशन करेगी। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट्स में से रिडम्पशन करती है तो वहाँ पे जितना भी नॉमिनल अमाउंट होगा उसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल देगी जिसका नेम क्या था, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब इस अकाउंट में डालने से क्या होगा कि जो कंपनी की एसेट्स है वो डिप्लीट नहीं होंगी, डिप्लेशन नहीं होगा, उनकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, जिससे जो शेयर होल्डर्स है उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहेगा। और साथ में यहाँ पे जो कंपनी को मतलब कि डिसअलाउ किया जाता है, उसको मना करती है कि आप पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। जो फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है सिर्फ उन्हीं को रिडीम किया जाएगा। अब ऐसा क्यों करती है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उस टाइम पे जो क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी होगी, अगर यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता कि कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स को भी रिडीम कर सकती है तो कंपनी के पास क्या होगा, अब वाइंडिंग अप के टाइम पे कोई सोर्स ही नहीं है जहाँ से उसको मनी मिले और जो भी क्रेडिटर्स के क्लेम हैं जो उनको पैसा देना है वो उनको दे सके। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स को रिडीम नहीं किया करती तो कंपनी के पास क्या होता, वाइंडिंग अप के टाइम पे सोर्स अवेलेबल रहता कि जो भी पार्टली पेड है उनसे कॉल्ड अप कर सकती है अमाउंट को, और जो अमाउंट वहाँ से आएगा उसको यूज़ करेगी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जाती हैं ताकि जो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको सिक्योर फील करवाया जाए। सो अब हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंडीशंस हमने अच्छे से कर ली हैं, अब हमने क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। तो अब कौन कौन सी एंट्री होंगी, कैसे कैसे उसको रिडीम किया जाएगा। सो हमारे पास जो सोर्सेज हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे।
तो जो हम पहले करते हैं कि जो फ्रेश इशू, कि जो कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करके उसके बाद रिडम्पशन करेगी। दूसरा ऑप्शन क्या था, आउट ऑफ प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट में से क्या करेगी, अमाउंट निकाल के उसमें से रिडम्पशन कर देगी। या फिर दोनों ऑप्शन को साथ में भी अडॉप्ट कर सकती है कि जो कुछ पोर्शन है वो फ्रेश इशू में से कर दिया रिडीम, और कुछ पोर्शन है वो आउट ऑफ प्रॉफिट में से हो गया। अगर फ्रेश इशू करती है तो पहले हमें इशू करना पड़ेगा और इशू की सेम एंट्री होंगी जो हमने चैप्टर 1 में की थी। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री क्या होगी यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन जो मनी रिसीव हुआ है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर जो फ्रेश इशू है वो प्रीमियम पे किया तो क्या एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट को रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और जब ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में आ जाएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये जो इशू वाली एंट्री है ये सेम है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो अगर प्रीमियम को पार पे रिडीम किया जाए तो पहले तो जो भी अमाउंट बनता है उसको ड्यू करेंगे। सो जो शेयर कैपिटल है इशू के टाइम पे क्रेडिट होता है, अब उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। सो रिडम्पशन की एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि पेमेंट तो हमने किसको करनी है, शेयर होल्डर को। अगर ये पार पे रिडम्पशन हो, फिर जो सेकंड एंट्री बनेगी शेयर होल्डर को पेमेंट करने की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक। अगर जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाए प्रीमियम पे, सो यहाँ पे जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, सबसे पहले तो हम उसको चार्ज करेंगे। उसको कहाँ से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से। अगर उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है फिर जो सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको यूज़ किया जाएगा। सो पहले जो प्रीमियम और रिडम्पशन है उसको लेने के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर सारा अमाउंट इसमें से आ गया तो हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर इसमें से नहीं होता तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा वो हम यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिर हमने जो रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तो वो क्या बनेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो डेबिट हो जाएगा, तो प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर पेमेंट की एंट्री सेम बनेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर जो सेकंड सोर्स का यूज़ किया जाए आउट ऑफ प्रॉफिट में से, सो हमने क्या पढ़ा था, जब कंपनी प्रॉफिट का यूज़ करती है तो जो नॉमिनल अमाउंट होगा रिडम्पशन के लिए उसको पहले ट्रांसफ़र करना होगा सीआरआर अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री तो वही हो जाएगी कि जो सरप्लस का यूज़ करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। एंड जो रिडम्पशन करने की एंट्री सेम वही बनेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर वो पार पे रिडीम होते हैं। प्रीमियम पे होंगे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और पेमेंट करने की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, इलस्ट्रेशन 1। जर्नल एंट्रीज करनी है। ए लिमिटेड रिडीम करती है 10,000 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, 100 रुपीज़ का ईच है, पार पे किया है, और इस पर्पज़ के लिए 80,000 के इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया 10 रुपीज़ का 5% प्रीमियम पे। 10 का 5% हो जाएगा 0.5, और जो बैलेंस है वो यूटिलाइज करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसके पास सफिशिएंट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले तो हम एंट्री करते हैं 80,000 के इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 80,000 मल्टीप्लाई में 10 रुपीज़ का था और 0.5 की प्रीमियम, तो 10.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आ जाएगा 8,40,000। सेकेंड एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे, सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो सेम अमाउंट आएगा 8,40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 80,000 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 8 लाख रुपीज़, एंड 40,000 आ जाएंगे प्रीमियम में, 80,000 मल्टीप्लाई 0.5। थर्ड एंट्री हो जाएगी, देखो 10,000 के शेयर थे, 100 रुपीज़ का ईच था जो हमने रिडीम करना, तो रिडीम करने के लिए हमें 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। जो 80,000 मल्टीप्लाई 10, 8 लाख रुपीज़ जो हमारे पास आ चुके हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करके, अब कितने की कमी रह गई, 2 लाख रुपीज़ की। सो वो कहाँ से लेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सरप्लस में बैलेंस है वहाँ से। सो यहाँ से जब करते हैं प्रॉफिट में से, तो पहले अमाउंट किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, CRR में। सो उसकी एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या फिर CRR। अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। अब जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की, मतलब ड्यू की एंट्री बन जाएगी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, $10 लाख। फिर एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनको पेमेंट करने की। अमाउंट आ जाएगा 10 लाख। सो पहले हमने क्या करा, इक्विटी शेयर्स को इशू करा, इशू करने की एंट्री करी, फिर जो भी बैलेंस बचा था वो सरप्लस में से ले लिया, और फिर रिडम्पशन की ड्यू की एंट्री एंड पेमेंट की। फिर करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। इलस्ट्रेशन सेकेंड, फॉर पेमेंट ऑफ 5,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज़ का ईच है, एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। कंपनी यूज्ड इट्स प्रॉफिट, तो सारा अमाउंट किस में से ले रही है कंपनी, प्रॉफिट में से। सो पहले हम क्या करते हैं, जो भी सिक्योर रिडम्पशन का प्रीमियम बनता है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ही नहीं, तो कहाँ से लेंगे, वो भी प्रॉफिट में से। सो 5,000 है, 100 रुपीज़ का ईच है, 7% प्रीमियम है, 100 का 7% हो जाएगा 7 रुपीज़, 7 रुपये का प्रीमियम हो गया रिडम्पशन का। सो पहले तो हम उसी को लेंगे, वो एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट
या फिर आप कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 5000 मल्टीप्लाई 7, 35,000। सेकेंड एंट्री हो जाएगी, जो सरप्लस का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करेंगे CRR में, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 5000 मल्टीप्लाई 100, 5 लाख। अब जो रिडम्पशन करेंगे उसको ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। $5,000 मल्टीप्लाई 100, 5 लाख तो अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, एंड 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 35,000 आ जाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आ जाएंगे 5,35,000। फिर इनको पेमेंट की एंट्री करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट आ जाएगा 5,35,000। इलस्ट्रेशन थर्ड, जो कंपनी है 4,006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपीज़ का ईच था फुल्ली पेड अप है, उसको डिसाइड करा है रिडीम करने का एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और जो कंपनी ने क्या करा, इश्यूज़ करे हैं 1000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ का ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 1009% डिबेंचर्स 100 का ईच। जो इशू है फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, सारा अमाउंट रिसीव हो गया। फिर जो कंपनी ने रिडम्पशन किया है और कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। सो कंडीशन में हमने पढ़ा था कि जो कंपनी है डिबेंचर्स को इशू करके जो भी अमाउंट आएगा उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। सो बस यहाँ पे हम इनकी इशू की एंट्री करेंगे, ये अमाउंट है वो यूटिलाइजेशन में मतलब यूज़ नहीं की जाएगी रिडम्पशन के लिए। तो पहली एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 मल्टीप्लाई 100, 10% प्रीमियम, 1000 का 10% हो गया 10 रुपीज़, तो 110 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा 1,10,000। सेकेंड एंट्री करेंगे एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आ जाएंगे 1,10,000, 1000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख आ जाएंगे शेयर कैपिटल में और 10,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। फिर हम डिवेंचर्स को इशू करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख। अब सेम जो एप्लीकेशन अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा डिबेंचर अकाउंट में। सो एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। जैसे शेयर्स को इशू करके जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है, सेम जो डिबेंचर्स को इशू करके जो एप्लीकेशन अमाउंट आएगा उसको हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। अब देखो 4000 है, 100 रुपीज़ का ईच और 5% प्रीमियम पे, 100 का 5% हो गया 5 रुपीज़। तो जो पहले क्या करते हैं, जो भी रिडम्पशन है प्रीमियम और रिडम्पशन है
उसको मतलब कि चार्ज करते हैं। पहले तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आया था 10,000 रुपीज़। अब देखते हैं कितना बनता है, 4,000 मल्टीप्लाई 5, 20,000 रुपीज़ बनते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम कितना ले सकते हैं 10,000। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 सो यहाँ से ले लिया। अभी भी 10,000 की कमी है, वो हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 और 2 हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000। कितना अमाउंट चाहिए हमें 4,000 मल्टीप्लाई 100, 4 लाख रुपये चाहिए थे रिडम्पशन के लिए। जो 1 लाख रुपीज़ है वो तो हमारे पास आ चुके हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करके। अब कितने की कमी रह गई 3 लाख रुपीज़ की, और वो कहाँ से ले लेंगे हम, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस बैलेंस है वहाँ से। सो एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 3 लाख। फिर जो भी रिडम्पशन है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स उनकी कैपिटल को ड्यू कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। $4,000 मल्टीप्लाई 100, जो 4 लाख अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में, एंड 20,000 आ जाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में, और 4,20,000 आ जाएंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। अब लास्ट एंट्री हो जाएगी इनको पेमेंट करने की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपीज़, सॉरी 4,20,000, 4,20,000 देना था ना, 4 लाख शेयर कैपिटल का और 20,000 प्रीमियम का, 4,20,000 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 4। तो फर्स्ट केस क्या है, रिडम्पशन करा है 1,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपीज़ का ईच है एट अ प्रीमियम 5%। जो कंपनी है वो इशू करती है 8,000 इक्विटी शेयर्स को, 10 रुपीज़ का ईच है, प्रीमियम ऑफ 10%। तो पहले हम एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। $8,000 मल्टीप्लाई 10 और 10% प्रीमियम, 10 का 10% हो जाएगा 1 रुपी, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आ जाएगा 88,000। फिर एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 88,000 आ जाएंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, 80,000 आ जाएंगे शेयर कैपिटल में, 8,000 आ जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। हमने करने हैं 1,000 और 100 रुपीज़ का ईच है, प्रीमियम पे करना है 5%, 100 का 5% हो गया 5 रुपीज़। तो प्रीमियम और रिडम्पशन कितना हुआ 1,000 मल्टीप्लाई 5, 5,000, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 8,000 रुपीज़ हैं, तो हम यहाँ से सारे के सारे ले सकते हैं। फिर एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000। हमें कितना अमाउंट चाहिए 1,000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख चाहिए। जो 80,000 है वो तो हमें रिसीव हो चुके हैं इक्विटी शेयर्स को इशू करके। अब कितनी कमी रह गई 20,000 की, वो कहाँ से लेंगे सरप्लस से। एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR 20,000।
फिर हम करेंगे ड्यू की एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल में आ जाएंगे 1,00,000 मल्टीप्लाई 100, प्रीमियम में आ जाएंगे 5,000 एंड 1,05,000 आ जाएंगे शेयर होल्डर्स में। लास्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। $1,05,000। सेकेंड केस है, रिडम्पशन करना है 2,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, 100 रुपीज़ का ईच है, प्रीमियम 10% है। कंपनी ने 22,000 के 12% न्यू प्रेफरेंस शेयर्स है इशू कर दिए 10 रुपीज़ ईच एट पार। तो पहले तो हम जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की एंट्री है वो कर देंगे। सेम एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 22,000 मल्टीप्लाई 10 अमाउंट हो जाएगा 2,20,000। सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र करने करेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम आएगा 2,20,000। अब देखो 10% प्रीमियम है, 100 का 10% है 10 रुपीज़, 2,000 मल्टीप्लाई 10 20,000। अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो सारा अमाउंट कहाँ से लोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 2,000 मल्टीप्लाई 10 20,000। हमने कितने करने हैं, 2,000 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख की जो रिडम्पशन है वो करनी है और हमारे पास 2,20,000 रुपीज़ आ चुका है इशू करके। सो हम सारा का सारा जो अमाउंट है यहीं से ले सकते हैं। सो यहाँ पे CRR की एंट्री है वो नहीं होगी। अब हम ड्यू की एंट्री करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। $2,000 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में। 2 लाख मल्टीप्लाई 10 सॉरी 2,000 मल्टीप्लाई 10 20,000 आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में एंड 2,20,000 आ जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। लास्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट आ जाएगा 2,20,000। Illustration 5. Following items appear in the balance sheet of देशबंधु लिमिटेड एज at 31st मार्च। सो यहाँ पे बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस है वो दिए गए हैं। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स है एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर्स में ऑथोराइज्ड कैपिटल का बैलेंस है 5 लाख शेयर्स 10 रुपीज़ ईच। इशूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल 4 लाख शेयर्स है 10 रुपीज़ ईच। प्रेफरेंस शेयर्स में ऑथोराइज्ड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है 60,000 शेयर्स हैं 12%। प्रेफरेंस शेयर्स 20 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली पेड अप। इन्वेस्टमेंट 3,50,000 की है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो 7 लाख रुपीज़ है और कंपनी ने डिसाइड करा कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी एट अ प्रीमियम ऑफ 5%
और साथ में डिसाइड करा कि इन्वेस्टमेंट को सेल करेगी 3 लाख रुपीज़ में। और जो कंपनी ने साथ में सोचा है कि जो 2 लाख रुपीज़ का बैलेंस है वो उसको रखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी अमाउंट है उसमें 2 लाख रुपए छोड़ के जो बाकी अमाउंट है वो यूज़ कर सकती है रिडम्पशन के लिए। Issue the sufficient number of equity shares at a premium of 2 rupees to raise the balance of fund required। अगर रिडम्पशन के लिए कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उस पर्पज़ के लिए इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी प्रीमियम पर 2 रुपये के। सो अब यहाँ पे हमें जो जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी है। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। सो इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल अकाउंट है, असेट है। सो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन्वेस्टमेंट चली गई कंपनी के पास से तो इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगी क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट को जब सेल करोगे तो क्या आएगा, मनी आएगा। सो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़। अब देखो जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दे रखा था वो 3,50,000 था और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को बेचा है 3 लाख रुपीज़ में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। अब इस लॉस को किस में से चार्ज करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस का बैलेंस था उसमें से। तो क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कम हो जाएगा तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 50,000। अगर हम चाहे तो इन दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं। एंट्री कंबाइन क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 3 लाख बैंक में, सरप्लस में 50,000 एंड इन्वेस्टमेंट में 3,50,000। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम, अब हमने देखना, देखो 7 लाख जो रुपीज़ थे वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में दे रखे थे। अब उसमें से हमने क्या करा, 50,000 का जो लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट पे उसको राइट ऑफ कर लिया। फिर कितना अमाउंट बचा प्रॉफिट एंड लॉस में, 6,50,000 रुपीज़। और यहाँ पे कंडीशन है कि जो 2 लाख रुपीज़ है वो कंपनी को अकाउंट में मेंटेन करने की, 2 लाख रुपये आप यूज़ नहीं कर सकते, वो प्रॉफिट एंड लॉस में रहेंगे। सो कितना अमाउंट है जो कंपनी रिडम्पशन के लिए यूज़ कर सकती है, वो है 4,50,000 रुपीज़। तो हम क्या करते हैं, जो भी सरप्लस का अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे CRR अकाउंट में कि इतना अमाउंट है हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं रिडम्पशन के लिए। तो एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 4,50,000। अब जो कंपनी को हम चेक करते हैं कितने शेयर्स को रिडीम करना है। 60,000 है, 20 रुपीज़ का ईच है और 5% क्या है, प्रीमियम है। तो देखो हमारे पास 4,50,000 रुपीज़ तो आ गए। 60,000 मल्टीप्लाई 20 कितना अमाउंट बना, 12 लाख, 12 लाख रुपए हो गए। अब 12 लाख में से जो 4,50,000 है वो तो हमने ले लिए प्रॉफिट एंड लॉस से, तो अब कितना अमाउंट बचा, 7,50,000 का। अब ये जो 7,50,000 है कहाँ से आएंगे, इक्विटी शेयर्स को इशू करके, और इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़। अब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे जो कंपनी को इशू करने हैं। ये हो गए 75,000। सो जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो इक्विटी शेयर्स को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। $75,000 है नंबर में और कितने का इशू करा, 10 रुपीज़ का था बट 2 रुपीज़ प्रीमियम पे, तो 12 रुपीज़ हो गया। तो 75 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो अमाउंट आ जाएगी 9 लाख। फिर जो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी, जो एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
9 लाख अमाउंट आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 7,50,000, 75 मल्टीप्लाई 10 एंड 1,50,000 आ जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब जो एक शेयर्स रिडीम करे हैं वो 5% प्रीमियम पे हुए हैं, तो 60,000 मल्टीप्लाई 20 का 5% कितना हो जाएगा 1 रुपी, तो 1 रुपये का प्रीमियम होगा रिडम्पशन वाला। 60,000 मल्टीप्लाई 1, तो 60,000 प्रीमियम है रिडम्पशन पे, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है 1,50,000, तो सारा का सारा जो अमाउंट है हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से ले सकते हैं। सो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 60,000। अब एंट्री करेंगे ड्यू की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट to redeemable preference shareholder। $60,000 है, 20 रुपीज़ का ईज था, 12 लाख, तो 12 लाख रुपए आ जाएंगे शेयर कैपिटल में, एंड 60,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, और 12,60,000 आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। लास्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा 12,60,000। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।